नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ आज फिर संजय जी हैं। बिहार के सवालों को लेकर के हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं और बिहार में सरकार के जो फैसले हैं, विपक्ष के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो राय बनती चली जा रही है या बिगड़ती चली जा रही है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले कुछ महीनों में जून, जुलाई, अगस्त के दौरान जो फैसले किए हैं, उन फैसलों की बहुत चर्चा है और चर्चा इस मकसद से है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार ने या व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार ने जो नीति अख्तियार की है, लोगों को सीधे-सीधे पैसा पहुंचाने का उनके खाते में, उस नीति से इस बार का चुनाव क्या बहुत प्रभावित होने जा रहा है। विपक्ष जो दिन-रात एक कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि वो इस बार 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंके, एक नई व्यवस्था, एक नई सरकार बिहार में आए, क्या वो उस मकसद में कामयाब हो सकेगा? कई लोगों की राय है कि विपक्ष के लिए नीतीश कुमार लगातार एक मजबूत और नामुमकिन सा तोड़ा जाने वाला मोर्चा तैयार कर रहे हैं। क्या-क्या किया है, एक ब्रीफ और फिर उसके बाद संजय जी से मैं चर्चा करूँगा कि इसका असर क्या-क्या होगा। पहले मैं महिलाओं पर आता हूँ। एक बार में अगर सारे फैसले आपके सामने रख दूँगा तो शायद आपको समझने में आसानी नहीं होगी। लिहाजा हम बारी-बारी से फैसला और फिर उस फैसले से जुड़े हुए लोगों या मतदाताओं की राय क्या बन सकती है या फिर उसमें कोई बदलाव विपक्ष ला सकता है। महिलाएँ महिला एक बहुत बड़ा तबका है और 2 फैसलों की बात मैं करूँगा। एक आशा वर्कर्स बिहार में किसी भी राज्य में जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है, उसकी रीढ़ मानी जाती हैं। उनको 1 महीने में ₹1000 का मानदेय मिलता था। नीतीश कुमार की सरकार ने उसको 3000 कर दिया। वैसे ममता वर्कर्स जो डिलीवरी के समय रहती हैं या डिलीवरी करवाती हैं, ₹300 उनको हर डिलीवरी मिलती थी, अब वो ₹500 मिलेंगे। इनकी तादाद बिहार में 1 लाख के आसपास है, यानी 1 लाख परिवारों को आशा वर्कर्स के मानदेय में इज़ाफ़ा करके नीतीश कुमार ने प्रभावित करने या अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। दूसरा बड़ा फैसला है महिलाओं के डोमिसाइल के मामले पर। डोमिसाइल का फैसला नीतीश कुमार की सरकार ने माना, यानी कि बिहार के नौजवान बिहार की परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, तो बिहार का कोटा लागू होगा। बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें महिलाएँ भी हैं, तो महिलाओं का जो रिज़र्वेशन कोटा है 35% का, उसमें बिहार की महिलाएँ ही कंसीडर की जाएँगी। बाहर की महिलाओं को बाहर के राज्यों का जो बचा-खुचा कोटा है, उसके भीतर डाला जाएगा। बिहार में महिलाओं की तादाद लगभग साढ़े 3 करोड़ है और 1 करोड़ महिलाएँ 35 साल से कम उम्र की हैं, यानी कि वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बहुतेरी ऐसी योजनाएँ रही हैं, जो लड़कियों के पढ़ने-लिखने से जुड़ी रही हैं, उसका फ़ायदा बिहार की महिलाएँ, लड़कियाँ उठाती रही हैं। कहा ये जाता रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए को महिलाओं का एक बड़ा तबका लगातार समर्थन देता रहा है और उसमें एक बड़ा रोल शराबबंदी का भी माना जाता है। अब संजय जी के साथ मैं महिलाओं को लेकर के पहले चर्चा में आता हूँ क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश के जीतते रहने और सरकार में बने रहने का कारण माना जाता है। संजय जी, आशा वर्कर्स, डोमिसाइल और शराबबंदी, इन तीनों के ज़रिए नीतीश कुमार ने महिला वोट बैंक पर या महिलाओं को प्रभावित करने में कितनी कामयाबी हासिल की होगी? ज़मीनी जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है? देखिए, महिलाएं पहले से भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखती है। हुँ, जब बूथों पर जब महिलाओं की कतारें दिखती थी, तो लोग दबी जुबान से सही, लेकिन ये कहते थे कि ये कतार नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, जहां पर कास्ट, क्रीड, रिलीजन सारी चीजें डाइल्यूट हो जाती थी। हुँ, फिर वहां कोई सारी दीवारें टूट जाती थी और माना जाता था कि ये जो आधी आबादी है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और नीतीश कुमार की ये ताकत भी रही। और उस ताकत में विगत लोकसभा का जो चुनाव हुआ 24 में, उसके तो प्रमाण आए हैं कि जो जीविका दीदियां हैं, हुँ, जीविका दीदियों ने कमाल करके दिखाया। जीविका दीदियां कहीं भी ब्रेक नहीं हुई, फ्रैक्चर्ड नहीं हुई। जाति के नाम पर उनको कोशिश की गई कि उनको अपने तरीके से जोड़ा जाए, हुँ, धर्म के तरीके से जोड़ा जाए,
लेकिन न वो धर्म में बटी न जाति में बटी, वो नीतीश कुमार के वोट बैंक के रूप में खड़ी रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, ये जो जीविका दीदियों का समूह खड़ा हुआ है बिहार में, ये नीतीश कुमार जी की वजह से है, तो ये लाभ तो मिला। आशा वर्कर को लेकर के मानदेय वो प्रतीक्षा थी। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के गांवों को हम लोग समझते हैं। आज बिहार में 74% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, वो जो प्रसव हो रहा है वो अस्पतालों में हो रहा है, और वहां पर पूरी तरह से हाइजीन से लेकर के और इमरजेंसी तक का ख्याल रखा जाता है कि उस प्रेगनेंसी के दरमियान जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल रखा जाए। तो स्वाभाविक है कि इसमें काफी परिवर्तन आया हो। अब उस आशा वर्कर को जो कभी 100 रुपया 1000 रुपया उनको मिलता था मानदेय, आज उनको 3000 रुपया मिलने लगा, तिगुनी राशि बढ़ गई। एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। ममता दीदी जिनको नाम दिया गया था गांव में, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मैं करेक्ट ना भी हूं, कि 300 रुपए की राशि उनको मिलती थी, अब 600 रुपए की राशि कर दी गई है, मतलब उनकी राशि को दुगनी कर दी गई है। ये ममता दीदियों के मन में भी आया कि नीतीश कुमार ने ही ये राशि दी, और 35% डोमिसाइल ने तो कमाल कर दिया। एक तो कि वो पहले तो डोमिसाइल को लेकर के छात्र युवा जो भी थे, युवतियां, वो सड़क पर उतर रही थी कि आखिर यही पूर्व मंत्री थे चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री थे जब गठबंधन की सरकार बनी थी, उन्होंने 2023 में एक अधिनियम ला करके इसको और डाइल्यूट किया था और एक्सक्यूज दिया था कि चूंकि मैथ, साइंस और इंग्लिश के टीचर बिहार में अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए हमको योग्य शिक्षकों की वजह से बिहार का दरवाजा पूरे देश के लिए खोलना पड़ा। भाई, ये अपने आप में एक ये था। इस बार नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल का जो ये लाया, 35% तो दिया ही, और बाद में संजय जी, एक सवाल है, मैं आपको रोकना चाहता हूं। चंद्रशेखर का हवाला आपने बहुत ही वाजिब तरीके से सही समय पे रखा भी है। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि डोमिसाइल की बात तो मैंने शुरू की थी और सरकार के ऊपर एक दबाव था, और डोमिसाइल का फैसला नीतीश कुमार को मेरे दबाव में करना पड़ा। तो क्या ये रेफरेंस सरकार की तरफ से चंद्रशेखर वाला दिया नहीं गया उसी कार्ड के तौर पर? क्योंकि मैंने कहीं देखा नहीं कि चंद्रशेखर के उस बयान को कहीं सरकार ने कोट किया हो कि आपकी राय तो ऐसी रही है, ये तो हमारा फैसला है। भाई, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूं कि बिहार में जो इधर माने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत 2,68,588 शिक्षकों की बहाली हुई, जिसमें 52,000 शिक्षक बिहार के बाहर के, 52,000। और वही जो चंद्रशेखर ने जो 2023 में डोमिसाइल नीति में जो डाइल्यूशन लाया था, अधिनियम में बदलाव लाया था, उसी के परिणाम थे। और उसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि वो दूसरे राज्य के शिक्षक आए, वो फर्जी डिग्री लेकर के आए, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के आए। कई लोगों ने तो ज्वाइन तक नहीं किया, उन्होंने नौकरी ले ली, ज्वाइन नहीं किया, रिक्तियां रह गई। तो मैं मानता हूं कि अगर ये आरजेडी नहीं माने, वो उनका पार्ट है, लेकिन डोमिसाइल के बारे में तो उनको अपने ही मंत्री से, जो उस समय शिक्षा मंत्री जिनको बनाए हुए थे, चंद्रशेखर जी से पूछ लेना चाहिए था कि भाई 2023 की नियमावली क्या लेकर के आए थे, जिसकी वजह से दूसरे राज्य के शिक्षक और शिक्षिकाएं आकर के बिहार में भर गई स्कूलों में, जो ज्वाइन भी नहीं किए, उनके पद खाली रह गए और शिक्षक का अनुपात भी वो पूरा नहीं हो पाया, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है। तो डाइल्यूट तो उन्होंने किया। डोमिसाइल की बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 35% डोमिसाइल तो दिया ही, 35% के साथ साथ फिर जो 40% बचा, उसमें भी 40% का डोमिसाइल दे दिया। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, इसमें 60% तो रिजर्वेशन के तहत है, जिसमें ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस, जो अगड़े के लोगों के, तो 60% तो उनको करना ही था। बाकी बच गया 40%। 40% में 35% महिलाओं के लिए उन्होंने डोमिसाइल कर दिया, और उसके बाद जो 65% बच गया, उस 65% का
40% फिर इन्होंने डोमिसाइल कर दिया कि वो बिहारी जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए इनको मिलेगा। और एक डेटा दिया गया जब अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे, और बाद में भी अभी जो एससी सिद्धार्थ हैं, एससीएस जो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने भी कहा कि जो एक आंकड़ा है मोटा मोटी मेरे पास, उसमें 10% लोग ही बाहर के टीचर रिक्रूटमेंट में एप्लीकेंट होते हैं। मतलब 97-98% अब बिहारी छात्र छात्राएं टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल हो गए, और 1.5-2% अब केवल बाहरी के लिए रह गया। तो डोमिसाइल को तो अमली जामा नीतीश कुमार ने पहनाया। अब दबाव की बात करने के लिए तो विपक्ष स्वतंत्र है, विपक्ष के दबाव के बारे में मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। नीतीश कुमार की ये सारी जो योजनाएं जो है, राशि दुगनी तिगुनी, 1.25 लाख यूनिट बिजली फ्री, मैं 2 डेटा दे देता हूं, आप इन चीजों को समझ जाएंगे। क्या बिहार की आर्थिक स्थिति इसके लिए इजाजत देती है? जरा इसके अपने रेवेन्यू पर हम लोग बात करें। जो फ्री बिजली है, 18,000 करोड़ रुपया का राजस्व का भार बिहार पर पड़ेगा, 18,000 करोड़। और जो दूसरा, जो विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए और वृद्धों के लिए जो 400 रुपए की राशि जो बढ़ा करके 1100 रुपए कर दी गई, एक तरह से तिगुनी ही कर दी गई, उसमें 9,000 करोड़ का अतिरिक्त खजाने पर बोझ पड़ेगा। अपना बिहार का इनकम है 22%, 40% 41% वही जो टैक्स में हिस्सेदारी है केंद्र का, वही करीब करीब 17-18% इनको सब्सिडी मिलता है। बाकी तो इनको लोन ही लेना पड़ता है ना। वो ब्याज चुकाने में प्रतिदिन का है 60,000 रुपए का है ब्याज। 60। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये बिहार में रेवेन्यू और बिहार में बजट के प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये 2 अलग अलग इश्यूज हैं। रेवेन्यू बिहार का कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2004-05 में बिहार का बजट 24,000 करोड़ के आसपास का था, वो आज की तारीख में 3,17,000 करोड़ हो गया। बेइंतहा बजट आपका बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो शिक्षा पर खर्च है 77,000 करोड़ का है, हेल्थ सेक्टर में 20,000 करोड़ का है। एक बड़ी सच्चाई ये है कि 2023-24 में बिहार का बजट जब 2,62,000 करोड़ था, उस समय 65,000 करोड़ रुपए अनयूज्ड रह गए। अनयूज्ड उनका, यानी कि आपकी प्लानिंग का पार्ट थे ही नहीं, या थे भी तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, वो पैसा चला गया। सरकार बहुत संभव है कि ये बार बार लौट जाने वाली रकम पर ध्यान रखे हुए है और चाहती होगी कि इस मद में इसी को डाल करके रखा जाए, क्योंकि आपके पास डेवलपमेंट का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, रोड मैप नहीं है। बहुत तेज रफ्तार विकास करने के लिए जो पैसा आपके पास आ रहा है वही लगाने की हालत में आप नहीं है, तो जाहिर है कि आप मुफ्त की रेवड़ियों में उस पैसे को खर्च कर देंगे। तो विकास जो रफ्तार पकड़ना चाहिए उसको शायद वो ना पकड़ पाए। बिहार में उद्योगों की रफ्तार तेज हो गई है। आप देख रहे हैं कि बिहटा और गया और बाकी राज्यों में भी आप औद्योगिक परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार पिछले 2-3-4 वर्षों में, अगले 2-3-4 वर्षों में पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका कायाकल्प हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा उद्योग का सेटअप बिहार के भीतर नजर आएगा। लेकिन ये बुनियादी सवाल है जहां आप और मैं चर्चा कर रहे हैं कि जब आप लोगों को मुफ्त में पैसे देंगे, 125 यूनिट बिजली देंगे, आप 400 की जगह 1,100 रुपए देंगे, आप आशा वर्कर्स का पैसा 3 गुना बढ़ाते हैं, या नाइट गार्ड 2 गुना, पीटी इंस्ट्रक्टर्स 2 गुना, इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं पर जो 65,000 करोड़ रुपए लौट जाते हैं, लगभग हर साल के आसपास सही रहता है, 20 बिहार का 28-30% पैसा लौटता चला जाता है। सरकार, मुझे लगता है कि उसकी नजर यहां है कि इस पैसे को वहीं डाल दो ताकि आप न लेनी किसी की न देनी किसी की, और काम भी आपका हो जाए। क्या ऐसा लगता है? नहीं, ठीक है। अभी तो सरकार फंसी हुई है जो 70,000 कुछ करोड़ रुपया, करीब 71,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही ये नहीं दे पाए। नहीं है, ठीक है। हाँ। अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आई है, और उसमें भी इनको 2024 के मार्च तक दे देना था। 18 महीने का एक पीरियड होता है जिस पीरियड में इनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना रहता है। अगर आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे तो फिर अगला फंड आपको कैसे इशू होगा? सवाल तो एक है। दूसरी,
फ्रीबीज की जगह पर बिल्कुल मैं सहमत हूं कि अगर जिसको हम लोग कहते हैं कि लैप्स कर जाना, कि आपका पैसा लैप्स कर गया और अंत में वो राशि लौट करके फिर केंद्र सरकार के ही खाते में चली गई, तो फ्रीबीज दे करके आप तत्काल चुनाव में इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये अस्थायित्व की तरफ बढ़ते हुए मुझे नहीं दिखता है। होता है कई योजनाओं के पैसे कई योजनाओं में ट्रांसफर करके, आपको याद होगा कि बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के नाम से पैसा आता था और सर्व शिक्षा अभियान के पैसे को कोई और फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता था और ट्रांसफर कर करके और फिर उसका एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता था। बाद में केंद्र ने सर्व शिक्षा अभियान में पैसा देना बंद कर दिया कि भाई जब आपको उस मद में राशि की ही जरूरत नहीं है, उस राशि का किसी और मद में खर्च करते हैं तो ठीक है, आप अपने तरीके से खर्च कीजिए। तो ये फ्रीबीज की जो राशि है, दो राज्यों का उदाहरण मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र का, जहां लाड़की बहन योजना चली चुनाव के पहले, उसके परिणाम भी दिखे। एक आंकड़ा है कि अभी 26-27 लाख लाभार्थियों के नाम हटाए जा चुके हैं। मतलब सरकार सक्षम नहीं हो पा रही है उन लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसा देने में। मैया सम्मान योजना है, झारखंड में आपका पड़ोसी राज्य है, जस्ट अभी तुरंत परिणाम दिया है, वो भी सम्मान योजना लड़खड़ा रही है, सरकार उनके अकाउंट में पैसा नहीं डाल रही है। तो कहा जाता है कि फ्रीबीज के जगह पर अगर उसके लिए कोई और आप योजना तैयार करते, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि कहा जा रहा है कि हम गया को या सिरघाटी का जो इलाका है उसको एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में करेंगे, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है अमृतसर, कलकत्ता और गया को। भाई आप उस राशि को वहां कीजिए ना, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए असीम संभावनाएं हैं, उसमें आप अपनी राशि डालिए ना। ये बिहार के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, 10-10 टेक्सटाइल का पार्क साउथ के राज्य लेके चले जाते हैं, इवन मध्य प्रदेश लेके चला जाता है, बिहार में एक भी नहीं आ पाता है। आप उसमें उस पैसे को फंड को डालिए ना, जहां लगता है कि वहां पंप कर देने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये बात आपकी सही है कि डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम योजनाओं को लेकर के आते हैं, पैसा वहां लगाते हैं तो वहां रोजगार पैदा होगा, सरकार ये कर तो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती जा रही है और राजनेताओं ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने पैदा की है कि चुनाव के समय आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटें। हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा सबूत है उसका, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आपने झारखंड का जिक्र किया है। जिन राज्यों में आमदनी से अधिक पैसे के बंटवारे की योजनाएं आ जाती हैं और लोगों के पास वो जाने को होती हैं, तो आपको समझ में आता है कि ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं। नहीं कर पाने की स्थितियां लगभग सभी राज्यों में बन जाती हैं। बिहार तो उनसे कहीं कमजोर आर्थिक हालत का राज्य है, तो बिहार के लिए सब कुछ कर पाना संभव नहीं है। अगर बिहार की आर्थिक तरक्की को बहुत तेज रफ्तार ना दी जाए, और अब कह रहे हैं कि आप हजारों हजार करोड़ की परियोजनाओं के जरिए बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक बहुत बड़ी जो कमजोरी या खामी लोकतंत्र की होती चली जा रही है कि फ्रीबीज लेकर के आप पैसे लोगों के खातों में डालो और ये डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा पैसा डाल जाता है। एक तरीके से वो चुनावी रिश्वत है, क्योंकि 5 साल में जो काम हमने आपके लिए नहीं किया है, चुनाव से 5 महीने पहले हमने शुरुआत कर दी है और चुनाव के बाद उसका भविष्य क्या होगा हमें खुद नहीं पता है, जैसे बाकी राज्यों में नहीं पता है। फिर भी चुनाव के लिए एक बहुत ही कामयाब फॉर्मूला है और बिहार जैसे राज्य में 400, 500, 1000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। आपको लगता है कि इन फैसलों से, जो नीतीश कुमार की सरकार के फैसले हैं, बिहार में विपक्ष के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई? जी बिल्कुल मैं सहमत हूं कि चूंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की राशि जब लोगों के खाते में जाती है तो एक जो अंदर से जो उनको खुशियां मिलती हैं वो उसके परिणाम तो दिखे हैं और कई राज्यों में दिखे हैं। अब दीपावली के पहले महाराष्ट्र में 1500 रुपए खाते में गया, जो वहां की लाड़की बहन योजना थी, और कई लोगों ने रिएक्शन दिया कि भाई मेरे खाते में 1500 रुपए आ गई, अब तो हमारी दिवाली तो हो गई, हम तो अब जिस सरकार को चुनेंगे वे तो हम तय करेंगे। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष चाहे जितना आरोप लगाए, अगर ये फ्रीबीज या रेवड़ियां अगर बांटी जाती है या उनके हिस्से में थोड़ी रोशनी आती है तो उसके लाभ तो मिलते हैं, चाहे वो महिलाओं के हिस्से में आए, चाहे वो 1.25 लाख यूनिट जो 125 यूनिट बिजली फ्री की बात हो,
चाहे आशा वर्कर की बात हो। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो जो फिजिकल ट्रेन टीचर थे, मात्र उनको 8,000 रुपए मिलते थे। अब 8,000 रुपए में कैसा छात्र निर्माण करेंगे जो छात्र ओलंपिक में जाकर के भाग लेंगे, एशियाई खेल में भाग लेंगे, जिनका कि खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, वो बच्चों का क्या शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। अगर उनके राशि को 16,000 रुपया कर दी गई तो एक ताकत तो मिलती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और कुछ चीजें तो हैं जो नीतीश कुमार ने एग्जीक्यूट करके दिखाया। ठीक है, नौकरी नौकरी की बात की गई, लेकिन नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया। अगर उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 25 से 30 के बीच में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दोनों देंगे। बिहार में 23 लाख नौकरियां हैं, वो चपरासी से लेकर के और चीफ सेक्रेटरी तक सरकारी नौकरी वही है। तो उसका तो एक अपना सेचुरेशन है, सैंक्शन पोस्ट उतने ही है, लेकिन बाकी रोजगार की संभावना तो असीम है। लेकिन अगर वेलफेयर स्कीम में थोड़ी थोड़ी राशि दे दी गई, थोड़ा सा उनको भी लगा कि सरकार हमारे लिए भी सोचती है, कल्याणकारी राज्य का भी एक है डेमोक्रेसी में जगह, कि आप उसमें उनके वेलफेयर को भी देखिए। ठीक है, बिहार की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति उसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए कभी कभी हम लोग को लगता है कि अगर इस तरह से राशि दी गई और लोग काम नहीं करेंगे तो फिर ये सरकार के पास रेवेन्यू के बहुत स्रोत तो है नहीं बिहार के पास, फिर ये राशि को क्या लगातार आगे ये सरकार कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी या बीच में ही दम तोड़ देगी। 2024 में ही आरबीआई का रिपोर्ट है, उन्होंने साफ साफ कहा था राज्य के बजट को लेकर के कि भाई ये जो फ्रीबीज और रियायत जो है, ये जो खर्च की जो बढ़ोतरी लगातार हो रही है, राज्यों को अपना फिस्कल डेफिसिट भी देखना चाहिए। या आप उस फिस्कल डेफिसिट के दायरे से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चुनावी वादे और चुनावी ये लुभावने जो इस तरह के स्कीम्स हैं, उसके माध्यम से चुनाव में परिणाम आपके हिस्से में आएंगे, लेकिन उसकी जगह पर थोड़ा ठोस का जनता भी इस बात को समझती है। अभी नीतीश कुमार को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी जी जो बात बोल रहे हैं बतौर विपक्ष के नेता, नीतीश कुमार उसको एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहे हैं, तो अभी तो इसका लाभ मिलते हुए दिखा। हमने कई लोगों से बात की, वो जो वृद्ध थे उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन ये राशि तो नीतीश कुमार ने ही बढ़ाई। हमने महिलाओं के चेहरे पर एक आत्मविश्वास देखा। वो महिलाएं कह रही है कि भाई नीतीश कुमार न केवल हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, बल्कि हमको नौकरियों में भी बड़ी भागीदारी देखी। अब तो पटना की सड़कों पर देख लीजिए ना, मैक्सिमम आपको बेटियां दिखेंगी AK-47 लेकर के और यहाँ पर सुरक्षा के रूप में तैनात। ये आत्मविश्वास जो बढ़ा लड़कियों में, वो घर के चौखट से निकली, पढ़ी, और उसके बाद उनके पास भी लगा कि हमारे लिए भी सरकार सोच रही है, उसका लाभ तो सरकार को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। संजय कुमार दरअसल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो फैसले अभी हाल में लिए हैं और वो खातों में जो पैसे जा रहे हैं, उनसे इस बार के चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा, और जिन तबकों को वो फायदा चला जाता रहा है, उनकी राय नीतीश कुमार की सरकार के बारे में पहले चाहे जैसी भी रही हो, वो धीरे धीरे अपने आप को सरकार के साथ जोड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की सेहत का ख्याल करना, उसको लगातार क्रमशः मजबूत करते जाना, वो अलग तरह की नीतियों का मामला है। लेकिन चुनाव से पहले कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो चुनाव की रणनीति का हिस्सा होते हैं, और वो हो सकता है खजाने पर बहुत बोझ डालें और खजाने में वो छेद कई तरह का कर दें, लेकिन उससे सरकार के बनने और बनाए रखने में उसको बहुत मदद मिलती है। नीतीश कुमार ने इस रास्ते बहुत काम किया है। नीतीश कुमार की सबसे अच्छी बात यह है कि एनडीए के भीतर भी वो 2020 की स्थिति नहीं रहेगी। 2025 में नीतीश कुमार अगर एनडीए को वोट आता है, बहुमत में पार्टी आती है, जेडीयू को सीटें ज्यादा आती हैं, तो उसमें इन तरह के फैसलों की भी भूमिका होगी। नीतीश कुमार की सेहत, उनकी उम्र और उनके बारे में तरह तरह के सवाल संदेह जो खड़ा किए जाते रहे, उनको दरकिनार करने में इन फैसलों के जरिए आने वाले चुनाव नतीजे भी बहुत हद तक निर्णय लेंगे।
अगर चुनाव नतीजे ठीक वैसे ही हो रहे हैं जैसा अभी मैं और संजय जी बात करके लोगों के मन की या लोगों की राय के बारे में आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का एनडीए के भीतर भी अपने आप को मजबूत करने के ये फैसले और बिहार के भीतर विपक्ष के लिए एक मजबूत एक बहुत कमजोर स्थिति पैदा करने और अपने एक मजबूत मोर्चा तैयार करने के फैसले, इन फैसलों को इन दोनों लिहाज से देखा जाना चाहिए। मेरी और संजय जी की मुलाकात फिर कल होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए विदा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।